नितिन, आपकी क्या राय बन रही है? जैसे कि अल्पेश कह रहे हैं कि यहाँ पर बजट एक बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। इसके अलावा कल एक्सपायरी भी है। कल दिसंबर क्वार्टर के लिए जीडीपी के आंकड़े भी आएंगे। कल करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर भी आएगा पिछले क्वार्टर के लिए। तो काफी एक आंकड़ों के हिसाब से, खबरों के हिसाब से बहुत ही व्यस्त दिन रहने वाला है। ऐसे में आज आप क्या पोजीशन लेंगे? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। कल एक काफ़ी बड़ा दिन है मार्केट के लिए और उसमें सबसे बड़ा ट्रिगर मेरे ख्याल से बजट रहेगा। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में कल के लिए कुछ पोजीशन लेनी है तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ रेकमेंड कर सकता हूं कि आप कॉल और पुट दोनों ही ले लें, करंट मंथ के चाहे तो या फिर अगले महीने के। दोनों में ही आप लॉन्ग वॉलेटिलिटी हो जाएंगे और मुझे लगता है कि कल मार्केट काफ़ी हिलने वाला है और उसमें आपको पैसा बनाने का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा अगर आप दोनों साइड में ऑप्शंस लॉन्ग हैं। क्योंकि अगर कल मार्केट में बजट थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटिंग हुआ इन टर्म्स ऑफ फिस्कल प्रूडेंस तो मार्केट में काफ़ी गिरावट दिख सकती है। बट जो हमारा अंदाज़ा है, कल मेरे ख्याल से काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बजट आना चाहिए। अगर वैसा बजट मार्केट में आया तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर मार्केट 150 पॉइंट 200 पॉइंट कल भी हिल जाए। तो इसके लिए मैं आज कोई डायरेक्शनल पोजीशन नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज कल इवेंट पे क्या होने वाला है वो इज एनीबडीज गेस। लेकिन अगर मैं ये हेज्ड पोजीशन लूं कि ऑप्शन में लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट दोनों ही कर लूं तो मेरे ख्याल से पैसा बनाने का बहुत अच्छा मौका है। चलिए, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप बजाय इसके कि बाजार किधर जाएगा, ये तय माने कि बाजार कहीं ना कहीं तो जरूर जाएगा और किसी भी तरफ एक बड़ा मूव आएगा तो आप वॉलेटिलिटी पे लॉन्ग कर सकते हैं ऑप्शन लेकर के। एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट दोनों ऑप्शन अगर आप ले लेते हैं तो आपकी रिस्क कोई खास नहीं होगी, लेकिन वहां से आपको रिटर्न काफी शानदार मिलेंगे अगर किसी भी तरफ एक बड़ा मूव 100, 150, 200 पॉइंट जैसा आता हुआ नजर आए तो। लेंगे यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, आगे बात करेंगे कुछ खास शेयर्स की जिन पे आज हम काफी बड़े मूवमेंट देख रहे हैं। हमारे साथ नितिन जैन और अल्पेश फुरिया बने हुए हैं। कुछ स्टॉक्स पे राय ले लेते हैं। अल्पेश, अगर आप सुज़लॉन पे नज़र डालें, 7% ऊपर, 23 का भाव फिर से बहुत वॉलेटाइल रहा है। जब इसके नतीजे आए तो काफ़ी निराश किया, काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें लग रहा है इतना ट्रेडिंग इंटरेस्ट था कि स्टॉक वापस 23 के लेवल पर आ गया। जी जो है, देखिए काफ़ी परेशानी इसके अंदर इसके लिए भी है, एक ट्रेडर्स को भी होती है और एक एनालिस्ट को भी होती है। कल ही हमने इसमें एक सेल कॉल दिया था और सेल कॉल देने के बाद में भी आईपीएल में ये बहुत ही गिरावट आई थी इसमें। लेकिन जैसे आज एक एफएनओ बैन से जैसे बाहर निकला तो एक शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक वॉलेटाइल मूवमेंट इस स्टॉक्स के अंदर इसके एफएनओ बैन या बैन में रहने से या इसके बाहर निकलने से हो रही है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद ये अगले उसमें ट्रेडिंग उसमें नहीं भी है एफएनओ के अंदर, तो इसी के कारण ये सारी शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम मोटा मोटी बात करें तो ये 24 के लेवल के ऊपर अगर जो एक क्लोज रहता है और सस्टेन करेगा तो फिर एक आप बढ़त की उम्मीद लगा सकते हैं। तब तक आपको फिर से एक लोअर लेवल में 21 तक का एक प्राइस देखने को मिल सकता है। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर है जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए। सुज़लॉन तो लेकिन एक एक्सेप्शनली हम कह सकते हैं कि मिड कैप में स्टॉक ऐसा है जिसने तेजी दिखाई है, पर जिन शेयरों में गिरावट का सिलसिला चल रहा है नितिन, वो आज भी जारी है। अगर आप देखें तो रुशील डेकोर, टीटागढ़ वैगन, आंजनेयर लाइफ केयर, सुधार गारमेंट्स और अब एडुकॉम्प, एवेरॉन भी इसमें शामिल होते हुए वेल्सपन अब भी कमज़ोर है। ये जो लगातार गिरावट चल रही है, आपका क्या अंदाज़ा है? क्या अभी और भी यहाँ पे मार्जिन ट्रिगर हो रहे हैं और भी पोजीशंस कटनी बाकी हैं? ये जो आपने 7-8 स्टॉक बताए, मेरे ख्याल से इसमें सबको पता है कि पिछले 2 दिनों में काफ़ी प्रेशर रहा है और शायद हम लोग को भी यही सुनने में मिल रहा है कि काफ़ी जगह ब्रोकर्स पे मार्जिन कॉल्स आए हैं और उसके दबाव में स्टॉक्स नीचे आए हैं। यहाँ से और नीचे जा सकते हैं, पॉसिबली जा सकते हैं। उनमें से 1-2 स्टॉक शायद ऐसे हैं जो इस वक्त आप थोड़ा बहुत ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन मेरा एक बहुत मानना है कि इस मार्केट में करीब 20 से 25 ऐसे स्टॉक हैं और सबको पता है कौन से स्टॉक हैं। उनको आप हाथ ना ही लगाएं तो अच्छा रहता है, क्योंकि इन सब स्टॉक्स में इतना ज़्यादा लीवरेज है कि पूरा जो इनका मूवमेंट है वो स्पेकुलेटिव ही होता है। अगर ये स्टॉक यहाँ से 20% ऊपर भी चले जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी। लेकिन फंडामेंटली काफ़ी सारे स्टॉक्स इसमें ऐसे हैं जिसमें मुझे नहीं दिखता अगले 2, 3, 4, 5 साल तक का सस्टेनेंस भी। तो ऐसे स्टॉक्स को अगर हम अवॉइड करें तो ही मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा।
कुछ अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें तो अल्पेश, जेपी एसोसिएट्स आज निफ्टी का टॉप गेनर है। ये भी बहुत अच्छी करेक्शन दे चुका। अगर आप देखें 100 रुपये के लेवल से गिर गिर कर अब 70 रुपये पे सपोर्ट लेके ऊपर आने की कोशिश, क्या किया जाए? देखिए जो है, मैं प्योर टेक्निकली अगर बात करूँ तो स्टॉक्स के अंदर एक पॉजिटिव डाइवर्जन का केस देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि स्टॉक्स में कि जिस तरह से कल एक बजट भी है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी अगर कोई एक अच्छी सी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है तो भी इसमें एक अच्छी सी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। जो इनिशियल टारगेट इसमें बन के आ रहे हैं वो कहीं पे भी 75-76 तक के लेवल बन के आ रहे हैं, लेकिन कोई भी अच्छी न्यूज़ इसको ऊपर में 80 तक के लेवल तक लेके जा सकती है। इनफैक्ट हम इसमें एक बाइंग रिकमेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलने की राय फिलहाल दी जा रही है। अल्पेश, ये बताइए कि बैंक निफ्टी पे काफ़ी बेरिश व्यू कल तक आ रहे थे, आज हम अच्छा बाउंस देख रहे हैं और कई एक बैंक अगर देखिए आप मिसाल के तौर पे दो स्टॉक्स जो मेरे सामने आ रहे हैं, यूनियन बैंक और ओबीसी, करीब 4% की तेज़ी दिखा रहे हैं। तो क्या कॉल होगी आपकी बैंक निफ्टी पे ओवरऑल और इन दो स्टॉक्स पे? देखिए, एक फ्लैग की पैटर्न बनी हुई थी यूनियन बैंक के अंदर और इसका जो टारगेट कहीं पे भी आ रहा था वो 215 के पास में आ रहा था और वहीं पे स्टॉक्स की एक 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉक्स ने वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से होल्ड किया हुआ है और आज एक बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे मुझे एक एंगल्फिंग कैंडल भी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इन बैंकिंग स्टॉक्स में भी हमको यहाँ से एक छोटी सी बढ़त देखने को मिल सकती है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं तो देखिए प्रदीप, फिर से वही व्यू होगा कि उसमें भी एक हेड एंड शोल्डर की पैटर्न बनी थी और ये हेड एंड शोल्डर की पैटर्न आपको कहीं पे भी एक पुलबैक का एक दिशा देगी जहाँ से फिर से आप ऊपर ही लेवल में आप इसको शॉर्ट करने के अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है। तो इन दैट केस जो छोटी नजरिया है तो यहाँ पे मैं मानता हूँ आज या कल के लिए बैंकिंग स्टॉक्स में मेरा एक नजरिया पॉजिटिव रहेगा। लेकिन नितिन जी, ये बताइए कि ऑयल एंड गैस स्पेस में आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ आप क्या करेंगे? यहाँ पर भी हमने देखा था कि एक अच्छे बिल्डअप के बाद थोड़ी सी करेक्शन आए, थोड़ा सा शॉर्ट्स बने, अब लग रहा है कि थोड़ा सा पोजीशन कवर हो रही है। क्या करना चाहिए इनमें? एक्चुअली हमारा ये मानना है कि ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज का बॉटम बन चुका है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 6 महीने में जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उन्हें देखें तो वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं इस स्पेस के लिए। और शुरू में आई थिंक मार्केट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो स्टॉक्स काफ़ी रैली कर गए हैं। कुछ लोग अभी इंपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से में भी थोड़ा सा प्रेशर है स्टॉक्स के ऊपर। बट नेट अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने में माहौल इन कंपनीज के लिए सिर्फ बेहतर हुआ है और मेरा ये मानना है कि इन लेवल्स पे देयर इज़ वेरी लिटिल टू लूज इन दीज स्टॉक्स। और अगर आप आज इसमें इन्वेस्ट करें तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि एक साल में आपको आराम से 30 से 35% मिल जाए और उससे भी ज़्यादा अगर आप इसको 4-5 साल होल्ड करेंगे तो मेरा मानना है कि ये इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी राइप फॉर री रेटिंग। ये स्टॉक यहाँ से 2 गुना 3 गुना हो सकते हैं आराम से और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये स्टॉक्स मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा रिस्क है लेकिन डेफिनेटली इट्स वर्थ लुकिंग एट। ओके, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे एक पॉजिटिव नजरिया, खरीदारी की राय आती हुई। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नितिन जैन और अल्पेश फूरिया बने रहेंगे हमारे साथ, कुछ और स्टॉक्स पर लेंगे उनकी राय आगे। स्वागत है आपका एक बार फिर। और एक खबर जो निकल कर आई है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ये कहा है कि वो खराब प्रदर्शन करने वाली स्कीम या तो वापस ले लें या फिर निवेशकों से उस पर फीस लेना बंद कर दें। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी निकल कर आई है कि सेबी ने कई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की, यानी जो म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनीज होती हैं, उनकी खिंचाई की है कि उनके कई फंड्स कई साल से इंडेक्स से भी कम रिटर्न दे रहे हैं। तो यानी बेहतर होगा कि लोग निफ्टी या सेंसेक्स के साथ चलने वाले इंडेक्स फंड में निवेश करें, ना कि उनकी इन स्कीमों में, क्योंकि इसमें फीस भी देनी पड़ती है। इससे निवेशकों के हाथ दरअसल कम पैसे लगते हैं। सेबी की इस नाराजगी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्राइम डेटाबेस के एमडी पृथ्वी हल्दिया और वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, ये बताइए कि ये जो खबरें आई हैं सूत्रों के हवाले से, क्या इस बारे में वाकई गंभीरता से सेबी सोच रहा है? आपको भी संकेत मिल रहे हैं और कोई कदम हम जल्द ही आते हुए देखेंगे? क्योंकि इस तरह की एनालिसिस तो हम लगातार पहले भी आपके साथ करते रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो स्कीम्स हैं वो अंडर परफॉर्म कर रही हैं। मुझे इसके बारे में बहुत बारीकी से जानकारी नहीं है कि सेबी क्या सोच रहा है, लेकिन पहले इस तरह की सोच के बारे में मुझे पता चला है और इस चीज को एस्टैब्लिश कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे फंड हैं जो कुछ समय तक कभी कभी अच्छा नहीं करते। बहुत सारे खराब फंड हैं जो कुछ समय कभी अचानक बहुत बढ़िया करते हैं और इस चीज को क्लियरली और बाजार से सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो एक फंड को, ये चीज को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करना कि आप किस
कैसे ये आप इस्टेब्लिश करेंगे कि एक फंड कंसिस्टेंटली ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है, क्या बेंचमार्क ही रेलेवेंट है, इस चीज को क्लियरली एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल काम है। तो धीरेन्द्र, आपने दो बातें कही, इसको जरा अलग अलग समझाइए। एक बात तो आप ये कह रहे हैं कि किस फंड को किस इंडेक्स या बेंचमार्क के साथ कंपेयर करेंगे, क्या ये बहुत मुश्किल है तय करना? हाँ, बहुत सारे फंड्स के लिए बड़ा मुश्किल है। अगर आप किसी बैलेंस फंड को देखें जो कि 30% फिक्स्ड इनकम में लगाता है, 70% इक्विटी में लगाता है, उसको आप क्लैरिटी से किसी बेंचमार्क एक कोई एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क नहीं है, किस तेजी से वो रियलाइन करता है। और अगर इक्विटी के भी फंड्स को भी हम देखें तो बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जिनके लिए बेंचमार्किंग, बहुत सारे बेंचमार्क बाद में और फंड्स की शुरुआत पहले ही हुई। उसके अलावा अधिकतर फंड्स एक मिक्स है। वो अगर आप देखें कि सारे फंड्स, अगर आप सेंसेक्स से कंपेयर करते हैं, निफ्टी से कंपेयर करते हैं, लेकिन अधिकतर फंड लार्ज कैप मिड कैप दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा एक मार्केट साइकिल, एक खास बाजार में कुछ खास फंड, बहुत सारे फंड अच्छा करते हैं, एक दूसरे बाजार में बहुत सारे फंड अच्छा नहीं करते। धीरेन्द्र, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि मैं एक आम निवेशक हूं, ठीक है, मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि किस सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या होगा, कितने साल में क्या रिटर्न आएगा। मैं एक फंड में आज निवेश करने इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे कम से कम निफ्टी 20 जो मेरा है उससे तो बेहतर रिटर्न देगा। अब अगर कोई किसी सेक्टर स्पेसिफिक फंड लगातार 2, 3, 4 साल तक बहुत खराब रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि उस फंड हाउस ने उस फंड को लॉन्च करने के लिए वक्त ही गलत चुना? बिल्कुल ऐसा संभव है। उसके अलावा वक्त का तो छोड़ दीजिए, ऐसा संभव है कि अगर एक खास अवधि लिया जाए, 5 साल की अवधि में अगर एक फंड कभी भी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है, 10 साल की अवधि में नहीं बीट कर पाता है, तो उस फंड में लोगों को पैसा नहीं लगाना चाहिए। मुझे और सेबी का ये कहना कि आप फीस मत चार्ज कीजिए, मुझे लगता है उसमें थोड़ा सब्सटेंस है, लेकिन सेबी पे मत जाइए। मुझे लगता है बाजार इसको पूरी तरह एस्टैब्लिश कर चुका है। 5 साल 10 साल के जो लैगर्ड्स हैं उसमें पैसा लगा ही हुआ नहीं है, उसमें निवेशक पैसा लगाता ही नहीं है, अगर लगा हुआ था तो वो निकाल चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस पर ये राय देने के लिए। हमारे साथ पृथ्वी हल्दिया भी इस समय मौजूद हैं। हल्दिया साहब, ये बताइए, क्या आप सेबी की इस राय से सहमत हैं? देखिए, ये जो सारा म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है या जो हालत है, इसके लिए जिम्मेदार वो खुद ही हैं। पहली बात तो उनका फोकस सबका AUM पे रहता है, और इसलिए हमने देखा कि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है 40 to 50% उनके जो AUM है वो कॉर्पोरेट मनी है, बैंक मनी है, ओवरनाइट मनी है। म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव ही होता है छोटे निवेशक का पैसा मोबिलाइज करना, उसको एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज देना, उसको डाइवर्सिफिकेशन देना। आई थिंक वो फोकस इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं है। और जब तक आपकी पॉलिसीज ऐसी नहीं हो, एक तो टैक्स आर्बिट्राज जो मिलता है मनी मार्केट फंड के अंदर, वो बिल्कुल हटाना पड़ेगा ताकि म्यूचुअल फंड उस तरह का पैसा को चेंज करना बंद करें। दूसरा, आपको परफॉर्मेंस बेस्ड फीस आप चार्ज कर सकते हैं। AMCs जो हैं, ये नहीं कि आपका NAV 20 रुपये से 8 रुपये रह गया है और फिर भी आप AMC फीस चार्ज किए जा रहे हैं। आई थिंक ये जो फीस है दैट हैज़ टू बी लिंक्ड टू परफॉर्मेंस, और इससे ये होगा कि कम से कम म्यूचुअल फंड का जो फोकस है वो बढ़ेगा परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो फीस नहीं मिलेगी। और जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए फोकस उनको डालना है, सेबी ने कुछ मेजर्स लिए हैं, जैसे कॉस्ट घटाई हैं, जैसे ये कहा है कि अगर आप मेट्रो के बाहर जाएंगे तो आपको इंसेंटिव होंगे। इस तरह के जो पॉलिसी मेजर्स हैं वो ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो फिस्कल मेजर्स हैं जो सरकार देती है, ELSS वगैरह है, वो चलने चाहिए। पर इसके चलते आप ये सोचें कि पैसा आराम से आ जाएगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, ये नहीं आएगा। ये इंडस्ट्री ने NFO के अंदर बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, बहुत सारा लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा किया। जब ये NFO बंद हुई, क्योंकि सेबी केम आउट वेरी स्ट्रांगली, तो मोबिलाइजेशन बहुत कम हो गया है। और NFO भी इसलिए बिकते थे क्योंकि आप 10 रुपये एट पार पे बेच सकते थे उनको। एक बेवकूफ़ बनाने की स्कीम होती थी कि आप इन्वेस्टर को कहें कि आप 10 रुपये के अंदर आप एक यूनिट खरीद सकते हैं। तो आई थिंक इंडस्ट्री ने अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मारी इतने सालों के अंदर। उनको अब रीस्ट्रक्चर खुद को करना चाहिए, एमफी को लीड लेनी चाहिए, और सेबी इसके अंदर काफ़ी कदम उठा रहा है। ये इंडस्ट्री अल्टीमेटली एक दिन इंडिया में बड़ी इंडस्ट्री बनेगी, क्योंकि दुनिया में हमने देखा है कि छोटा निवेशक कभी डायरेक्टली मार्केट में नहीं आता है, क्योंकि उसको मालूम है कि रिस्क बहुत ज़्यादा हैं, और दुनिया भर में वो या तो पेंशन फंड्स के थ्रू या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उसका पैसा मार्केट में आता है। मुझे लगता है बेटर लेट देन एवर, 2-4 साल 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री जरूर रिस्ट्रक्चर होगी, और हम जो फोकस चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स पे हो वो होगा,
ताकि रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में बढ़े। बिल्कुल। साथ ही हल्दिया साहब, पिछले 2 दिनों से मिड कैप शेयर्स और हाल के लिस्ट हुए आईपीओज में भारी गिरावट देखी जा रही है, कि आप क्या वजह मानते हैं और आप निवेशकों को क्या सलाह देंगे? नहीं, देखिए, छोटे इन्वेस्टर को पहली बात तो अगर समझ नहीं है मार्केट की और वो अंधाधुंध शेयर खरीद रहा है तो उसका नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। अगर वो समझदार है, उसने रिस्क समझ के लिए, तो उसको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने बिल्कुल अंधाधुंध में किया तो वैसे भी आपको कोई नहीं बचा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये स्टॉक्स के अंदर अगर इतनी वॉलेटिलिटी है, इतना ज़्यादा फॉल हुआ है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों हुआ है, क्या कंपनी से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है जिसके कारण कि ये इस तरह की बिकवाली आ रही है, या ये कोई ऑपरेटर ड्रिवन है। और जब ये मार्केट गिर रहा है, ये इन शेयर्स का जब प्राइसेस गिरता है तो उसमें बायर कौन आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है कि आप किसी तरह का एक माहौल क्रिएट करें जिसके अंदर की प्राइस इतनी गिर जाए कि फिर प्रमोटर्स और ऑपरेटर्स उसको मिलकर लोअर प्राइस पे खरीद लें और फिर नॉर्मल सी पे आए और 2-4 महीने 6 महीने बाद आप एक मोटी खासी रकम कमा सकते हैं। तो ये इस तरह के केसेस जितने भी होते हैं, आई थिंक दे आर ऑल वर्दी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन। हर एक जो इन्वेस्टर उसके अंदर आया है जिसने कि सेल ऑफ या बाई किया है, उसका लिंकेज देखना बहुत ज़रूरी है। और ये मालूम करना ज़रूरी है कि अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, या कोई ऑपरेटर ड्रिवन अगर ट्रेड है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए ताकि एक डिटरेंट बने कि इस तरह के ऑपरेशन नहीं हो। पर जहाँ तक छोटे निवेशक का सवाल है, अगर वो इलिक्विड स्टॉक में जा रहा है तो वैसे ही रिस्क ले रहा है, और देयरफॉर उसको इस तरह की जो वॉलेटिलिटी होंगी उससे उसको कोई बचा नहीं पाएगा उसको। बिल्कुल सही बात हल्दिया साहब, आप कह रहे हैं कि लोग अपने निवेश के लिए खुद जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और मैसेज है कि आप अपने स्टॉक सोच समझ कर चुनें। और खास बात की, ये सारे ही स्टॉक्स जो आज आपको बेतहाशा गिरते हुए नजर आ रहे हैं, CNBC आवाज़ पर हम महीने दर महीने चेतावनी देते आए थे कि इनमें से ज़्यादातर स्टॉक से आपको दूर ही रहना चाहिए। इक्का दुक्का नाम अगर छोड़ दें, जो शायद कुछ बेहतर कंपनीज़ हैं जहाँ पर कारोबार भी ठीक ठाक चलता है और उन पर ज़रूर कुछ एनालिस्ट कवरेज भी रखते हैं, लेकिन 90% स्टॉक इस लिस्ट में ऐसे ही हैं जिन पर हमने आपको लगातार चेतावनी दी थी। लेंगे एक ब्रेक, आगे लेकर आएंगे IPL का अपडेट।